Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let's begin with the attendance this new week. अच्छा जी, एक तो ये तसल्ली कर लें, स्प्रिंग 2024 में जियोस्पेशल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की 29 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई थी और 5 और 8 फरवरी को छुट्टी इंजॉय की थी आपने, सो कोई क्लास नहीं हुई थी. सो रेस्ट ऑल अटेंडेंस वो लगा दी है आपकी. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन और क्यूरी हो तो वो अगली क्लास से पहले पहले क्लियर कर सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा. लगा दिए. ठीक है जी. तो दिस इज 19th Feb. Today's class attendance 1 2 3. एक्चुअल में कौन है? अच्छा. 4 5 6 7 8 कौन है? आप है. 9 10 11 12 absent or present? 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 बहरिया टाउन वाले सैयद मोहम्मद राफे एजाज. 21 22 23 We still have 2 minutes now. 1 minute maybe. Let's wait. Okay, we are going through the descriptive analysis. और जो contents हम पढ़ रहे हैं वो how to deal with quantitative continuous variable. So उसके collection mechanism के बारे में हल्की फुल्की सी बात हुई थी. Then comes the presentation and then comes description. Presentation include visualization or majority of the time you go with histogram. क्योंकि पहला जो आपका visual यही होता है कि normality, because this is the first desire when you are dealing with the quantitative continuous normal random variable, the quantitative continuous random variable. So normality is your first desire. तो उस perspective में नॉर्मेलिटी के रेफरेंस से आप हिस्टोग्राम देखते हैं to judge. And in case you found that एक चीज जो क्वार्टाइल्स डिसाइल्स परसेंटाइल्स पे बात करनी है, ये लास्ट 5 मिनट्स में पिछली दफा डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल है. तो उस पे कोई तिश्नगी रह ना जाए कि जी वो बिल्कुल ही हमें ना मौका नहीं मिला उस पे बात करने. We'll talk about quartiles, deciles and percentiles, and overall in case मिनी टाइप में जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है उसमें से किसी से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस दैट. रेस्ट आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम कोरिलेशन को स्टार्ट करें. कोरिलेशन. ओके, टाइम्स अप फॉर अटेंडेंस. ही आपकी अटेंडेंस होगी. गुड. Annual maximum rainfall series of Islamabad पे we were working.
सॉरी जी जी बिल्कुल पढ़ा। ओके सो स्टैट के अंदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर जी ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं फॉर द वेरिएबल। उसमें आपका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मॉड और ट्रिम्ड मीन। इस पे आज बात करेंगे ट्रिमिंग वेंसराइजेशन पे। ट्रिमिंग वेंसराइजेशन, सेंसरिंग इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वाइंड अप करनी है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के साथ। देन सम है, मिन मैक्स, रेंज है, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीन्स के डेविएशंस की जरूरत नहीं है। ये मेजर स्टैटिस्टिक्स हैं आपके। तो ये ग्राफ में हिस्टोग्राम विद नॉर्मल कर्व ये है, इस पे हमने काफी बात कर ली है। These are the statistics. In statistics में क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स भी पर डिस्कसिंग। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो प्लीज। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स बुनियादी तौर पे आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं। डिस्पर्शन की कैटेगरी के इससे पहले आपने डाटा का नहीं पढ़ा। How to find a single numerical value as a representative of the data so that all the observation doesn't tendency towards that elaborate dispersion around. इसके अलावा coefficient of variation ये जो COEFVAR लिखा है, ये है coefficient of variation। CV जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें आपने देखा ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल हो रहा है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ लोकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव? हर वो मेजर जो अपनी सीरीज के लिए निकले और उसी सीरीज के लिए इंटरप्रेट हो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। जैसे आपके पास एक सीरीज है एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज ऑफ इस्लामाबाद, इससे आपने ये सारे मेजर्स निकाले और एक मेजर्स की इंटरप्रेटेबिलिटी जो है, इंटरप्रिटेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दैट सीरीज को, इस सीरीज के लिए आप निकाल रहे हैं क्योंकि उनके साथ यूनिट अटैच होता है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका एक यूनिट है। ये सारी 36 की 36 वैल्यूज जो आपके सामने हैं एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज की, इनके साथ एक मिलीमीटर यूनिट अटैच्ड है। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज एनालिसिस। तो कोई भी मेजर जो यूनिट के साथ होगा वो एब्सोल्यूट मेजर होगा और वो उसी सीरीज के लिए इंटरप्रेट हो सकता है जिस सीरीज से वो निकला हो, जिस डेटा से वो निकला है। और जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं वो यूनिट लेस हो। जब वो यूनिट लेस होते हैं तो स्टैंडर्ड होते हैं और वो किसी भी सीरीज के लिए कंपैरिजन हो सकता है बिकॉज उनका यूनिट नहीं होता। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज वन सच काइंड ऑफ अ dispersion measure in dispersion. The lesser the coefficient of variation, the more consistent is the performance. मिसाल के तौर पे आप स्टेशन इस्लामाबाद के अलावा डाटा ले लें, जेलम का ले लें, अटक का ले लें, लाहौर का ले लें, फैसलाबाद का ले लें और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लें, तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर आपने देखनी है डाटा सीरीज में, which data is more consistent, तो उसके लिए the lesser the coefficient of variation, the more consistent is the performance. आपके पास 10 मुख्तलिफ सीरीज भी हों या 100 मुख्तलिफ सीरीज हों या 50 मुख्तलिफ सीरीज हों, उन सारी सीरीज का अगर आपने कंपैरिजन करना हो तो फिर आपको रिलेटिव मेजर्स लेके आने पड़ेंगे। And coefficient of variation is one such measure. अच्छा, हर दफा ये नहीं होता, कई दफा आपको पोजिशनिंग का आइडिया होना चाहिए कि जैसे क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स इन क्वार्टाइल्स के रेफरेंस से चले। आपने अगर डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर, तो यू नीड सच मेजर्स व्हिच आर क्वार्टाइल्स।
ये आपके पास Q1 होता है, ये आपके पास Q2 होता है, ये आपके पास Q3 होता है और Q2 ही मीडियन होता है। क्योंकि Q1 से लेस 25% एरिया और Q1 से अप 75% एरिया होगा। इसमें ये जो आपका निकला हुआ क्वार्टाइल 1 दिस इज 32.70 मिलीमीटर। तो इस वैल्यू से नीचे इस सीरीज के अंदर ये जो सीरीज है 25% of the observations lie below this value and 75% of the observations lie above this value. ये आपका मीडियन है which is Q2 which is 50.61 millimeter. Exact 50% of the data lie below this value and exact 50% of the data lie above this value. Same is the case with Q3. Exact 75% of the data lie below this value and exact 25% of the data lie above this value. इससे छोटे यूनिट में आना हो तो फिर आपको deciles का कंप्यूट करना है। Deciles divide the data into 10 equal parts from D1, D2, middle में D5 होगा और end में D9। तो D2 से below 20% एरिया है और D2 से above 80% एरिया। और D5 is just like Q2 and D3। इससे भी छोटे यूनिट पे अगर आपने आना तो फिर आपको परसेंटाइल्स में आना। परसेंटाइल्स में डाटा को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। मिडल पे P50 होगा और एंड पे P99। सो अगर आपके इधर P अगर 64 है तो P64 से below 64% of the distribution of data lie करती है, 64% values of the variable lie करती है और इससे above 36% of the values of variable lie करती है, 36% of the distribution of data lie। 5% quartiles divides the data into 4 equal parts, not parts. Deciles divides the data into 10 equal parts and percentiles divides the data into 100 equal parts. 100 parts में divide करना है तो percentiles, 10 parts में divide करना है deciles और 4 parts में divide करना है तो quartiles। ताकि आपको values पता चल जाए और ये जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसमें IQR ये आपका मिडल 50% है Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 अगर आप करेंगे तो मिडल 50% एरिया कितने स्पैन को कवर करता है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो मीन पे हमने बात कर ली थी, स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने बात कर ली थी। वेरिएंस बुनियादी तौर पे डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं हो सकता बिकॉज ये यूनिट को स्क्वायर कर देता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, सम टू सम ऑफ वैल्यूज है। सम ऑफ स्क्वायर्स जो है ये वेरिएंस का न्यूमरेटर है क्योंकि वेरिएंस में जो फॉर्मूला है वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर को सम करें और n पे डिवाइड करें तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू इन द डाटा सीरीज Q1 इज स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। Of squares of deviations। लेकिन जब आप कहते हैं हम सिर्फ डेविएशंस ले रहे हैं इसका अंडरस्टूड बात यह है कि आपने मीन से डेविएशंस यू आर टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम मीन और फिर आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, फिर आप उसको एवरेज कर रहे हैं। तो ये जो न्यूमरेटर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएंस। ये आपका वेरिएंस is the sum of squares of deviations. The sum of squares of deviations जो है ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप मुझे मसला सॉरी सर इसमें n जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। These are the deviations. ये deviations का concept चलेगा। Okay. और mod is the most repeated value. Data में सबसे ज्यादा repeated value ये normally when you are dealing with qualitative information, तो qualitative information के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में अगर कॉन्टिन्यूस स्केल पे हो तो मॉड इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता, ता वक्त ये कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ आप काम ना करें, ठीक है। अदरवाइज एक्सट्रीम वैल्यू एनालिसिस में बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका जितना डाटा है वो 3 प्लेसेस डेसिमल तक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ रिपीटेड वैल्यूज अप टिल 3 प्लेसेस डेसिमल, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है और बाकी स्क्यूनेस कर्टोसिस पे हम बात कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट with respect to judging the behavior of the shape of the distribution of data. So with this I think so ये पहले भी conclude हो गया था, लेकिन quartiles, deciles, percentiles पे को 5-1 मिनट में लगाना चाहता था ताकि तो हमारी तरफ से ये ना रह जाए कि जी इसको बहुत जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की। कोई सवाल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है तो आप पूछ सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मिसाल के तौर पे ये आपके पास डाटा सीरीज है, एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल सीरीज, और ये सारे स्टेशंस हैं। तो अब आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा किस स्टेशन के ऊपर। अगर आप अस्तौर और बदीन को कंपेयर करना चाहते हैं तो जब आप कंपैरिजन में लेके आते हैं तो आपके जो मेजर्स हैं वो रिलेटिव होने चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर जो है वो अपने अपने यूनिट के साथ चलते हैं, ठीक है। ये डाटा तो सारा का सारा एक यूनिट में है तो कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक मॉडल में लेके चल रहे हो। मिसाल के तौर पे आप एक मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जिसमें आपका फ्लड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म से एलिवेशन पे डिपेंड करता है और से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब एलिवेशन का यूनिट डिफरेंट होगा, टेम्परेचर का यूनिट डिफरेंट होगा। जब यूनिट डिफरेंट है और आप अब इन दोनों सीरीज का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यू नीड देन रिलेटिव थिंग्स। हर वो मेजर जो रिलेटिव है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, जेनेरिक आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स में क्या फर्क है। मेजर से मुराद फॉर्मूला, एब्सोल्यूट मेजर्स यूनिट के साथ साथ चलते हैं, लिहाजा जिस सीरीज से निकलेंगे उसी सीरीज के लिए इंटरप्रेट हो, उससे ज्यादा कर रहे हैं तो एडिक्वेट नहीं कर। और रिलेटिव मेजर से मुराद है यूनिट लेस, यूनिट से आजाद कर। जब आपने चीजों को यूनिट से आजाद कर दिया है फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, the lesser the coefficient of variation, the more consistent is the performance. Consistency. The lesser the coefficient of variation, इतनी कम होगी, मतलब अगर आपके पास 10 स्टेशंस हैं और आपने 10 स्टेशंस का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, तो जिस साइट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा उसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा होगी। The lesser the coefficient of variation, the more consistent is the performance. दो बातें याद रखने वाली हैं, ये पल्ले बांध लेनी है आपने पूरे डाटा एनालिसिस के कोर्स में। एक तो कभी भी कोई मेजर इंटरप्रेट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है, नंबर 1। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड से मुराद ये होती है कि वो सर्टेन रेंज के अंदर ही वैल्यूज लेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी है, कभी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो 0 से 1 के दरमियान ही रहती है। दिस इज द बाउंडेड एस्टीमेट। और स्क्यूनेस जैसे कर्टोसिस है, जैसे ये अनबाउंडेड एस्टीमेट्स है। तो बाउंडेड वर्सेस अनबाउंडेड एस्टीमेट्स का कंपैरिजन होना चाहिए। बाउंडेड एस्टीमेट्स के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अनबाउंडेड एस्टीमेट्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये पढ़ने की जरूरत है आपको। एक मैं जस्ट बता देता हूं, बाउंडेड एस्टीमेट्स में इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली इजी हो जाती है, अनबाउंडेड एस्टीमेट्स में इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली सब्जेक्टिव होती है और डिफिकल्ट होती है। जैसे स्क्यूनेस के मामले में फॉर इंस्टेंस आपका आंसर आ गया 3 या 3.5 या -2.9, तो वो मॉडरेट स्क्यूनेस भी किसी के नजदीक हो सकती है और किसी के नजदीक सीवियर स्क्यूनेस हो सकती है, क्योंकि प्लस माइनस इन्फिनिटी जो है वो आपके बाउंड्स हैं। सो बाउंडेड एस्टीमेट्स जो है, मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 है,
तो जितना 0 के करीब है आंसर उतना लेस चांसेस ऑफ अकरेंस है, और जितना 1 के करीब है उतना मोर लाइकली टू अकर है। तो बाउंडेड एस्टिमेट्स में इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली सिंपलर एंड इजी हो जाती है। अनबाउंडेड एस्टिमेट्स में जो है वो रिलेटिवली सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। तो whenever someone demands you write with respect to the interpretation of the measure, तो फिर आपको ये जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि जिस मेजर के बारे में मैं अभी इंटरप्रिटेशन करने लगा हूं या करने लगी, तो वो बाउंडेड था या अनबाउंडेड था, नंबर 1, और वो एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव, ये जरूर ज़हन में होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिलेटिव होना एक डिफरेंट कैटेगरी है, बाउंडेड अनबाउंडेड होना एक डिफरेंट कैटेगरी है। तो जरूर ये देखें कि क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या वो रिलेटिव। डेटा रेंज के अंदर नहीं, मेजर की अगर कोई रेंज है, जैसे प्रोबेबिलिटी की एक रेंज है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती जब भी आप प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। डेटा से जब भी आप स्क्यूनेस या कर्टोसिस कंप्यूट करते हैं तो बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपका यही आंसर रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बाउंड नहीं किया जा सकता। 0 कम से कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्लस इंफिनिटी तक आंसर जा सकता है। तो जो एस्टिमेट्स बाउंडेड होते हैं उसमें इंटरप्रिटेशन रिलेटिवली आसान होती है, पता होता है अच्छा इधर तक ही जाना। जैसे ये है ना, आपको पता है क्लासरूम नंबर 4 में आके बैठ, अगर आपको कह दिया जाए साइंस बिल्डिंग में चले जाए तो फिर इधर आके मसला पड़ जाएगा कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ। ठीक, तो बाउंडेड एस्टिमेट्स रिलेटिवली इजी टू इंटरप्रेट। ओके जी जी, बाउंडेड एस्टिमेट्स रिलेटिवली सिंपलर टू इंटरप्रेट। अच्छा सॉरी, आस्था से क्या मुराद है? अच्छा अच्छा तो ठीक, इसीलिए मैंने इसी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ना अगले टॉपिक के ये आपके लिए नोट्स बना दिए। ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के ये क्लास नोट्स ये आपको मिल जाए, ठीक है। तो कुछ चीजें ज़ाहिर है पक्का पकाया हलवा भी देंगे, कुछ चीजें जो है वो खुद पकानी पड़े। अच्छा जी, कंटेंट्स के रेफरेंस से आगे चलते हैं, और कोई डिस्क्रिप्टिव के रेफरेंस से सवाल है तो मेरे हिसाब से भी कवर्ड डेटा सोर्सेस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, डिस्पर्शन, शेप, इन अदर वर्ड्स डीलिंग यूनिवेरिएबल, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मैंने सिखा दिया। अब आपके हिसाब से क्या है बता दो, खुल के बोल रहे हैं। डीलिंग यूनिवेरिएबल, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हमने सीख ली है, where dealing includes collection, presentation, description including location, dispersion and shape. कोई मसला परेशानी? All is well. All is well. CT बजाए। Okay. Next is the next obvious is अगर एक वेरिएबल है n ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमने सीखा कि अगर इस वेरिएबल की नेचर क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, इसको कैसे डील करना है। लेकिन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि वेरिएबल इकलौता ही है। The next obvious case is bivariates. Means एक और इसका I are there with the same n number of observations. इसका मतलब है पहले आपने सीखा डीलिंग यूनिवेरिएबल,
डीलिंग यूनिवेरिएट। अब आप सीखेंगे डीलिंग बाइवेरिएट और डीलिंग टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। जब आपने साइमल्टेनियसली करना है तो इसका मतलब है आपके पास n+n ऑब्जर्वेशंस नहीं है, आपके पास n पेयर्स हैं ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए। इसमें x1 पे y1 ऑब्जर्व हुआ है, x2 पे y2 ऑब्जर्व हुआ है, सेम इज द केस xn पे yn ऑब्जर्व हुआ है। यानी कि दोनों वेरिएबल्स पर्याप्त वक्त n ऑब्जर्वेशंस के साथ ऑब्जर्व हुए हैं, डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। So मतलब location पे relation पे location. जी। So dealing two variables at one point of time or dealing two variables simultaneously, तो उसका क्या तरीकाकार है आगे चल के? आप समझ आ रही? तो you have n pair of observation. जब आपके पास x यूनिवेरिएट हो और y यूनिवेरिएट हो, तो आपकी क्या डिजायर? नॉर्मैलिटी। और जब दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली आ रहे हो, आप क्या डिजायर है? लीनियरिटी। सो आज का सारा फोकस होगा व्हाट इज लीनियरिटी। बताएं भैया, व्हाट इज लीनियरिटी? हाथ खड़ा करें ना ताकि वो प्रॉपर क्रेडिट मिले। लीनियरिटी से क्या मुराद है? Linearity. The change is constant throughout. Good. Rate of change. The change is constant. Or Constant gradient. constant variance. Gradient. Gradient. हाँ, rate of change. ठीक है. d by dx. बिल्कुल ठीक है. Constant gradient से मुराद? But the same change in y should replicate the same change. Sorry, x should replicate the same change. So her two points will change in the same. The ratio of the change will be the same. Good. Very good. Non-technical क्या information है? Definition. ये तो बहुत technical. बेहतरीन आपने बताया. Finest definition technical. But non-technical terms में what is linearity? हाँ. Over में अगर 5 स्कोर बने तो 2 और में 10 स्कोर। क्वेश्चन से रिलेटिवली जो डेटा है वो कांस्टेंट जा रहा है। Good. Set of question increase in one quantity. जब हम पर्याप्त दो चीजों को देख रहे हैं, दो वेरिएबल्स को देख रहे हैं, तो पहला सवाल ये है कि क्या x और y आपस में दोस्त हैं? और अगर हैं, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन? अगर एक का जीपीए बढ़ रहा है दूसरे का एक का कम हो रहा है दूसरे का ये है प्रोपोर्शनैलिटी। बिल्कुल करेक्ट और रेट पे लेते हैं आंसर। बेसिकली क्या पैरेलल कैसे? देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा आमतौर पे सीटिंग अरेंजमेंट में लोग इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं। ठीक है, क्विज जिस दिन होगा तो मैं उनको अगर कहूँगा इधर आकर बैठे तो पहले सबसे वही बुलाना है, मुझे रसीद होगा। नहीं सर, वो इस पे बुरा नहीं है, क्योंकि उस पे बुरा नहीं है, आगे आगे डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रेंडशिप उसको आपने क्वांटिफाई कर। फ्रेंडशिप में एक अच्छी दोस्ती है या पक्की दोस्ती है, या यक जान दो काले हैं, एक फौत हो जाए तो दूसरा भी फौत हो जाता है, मूवीज में अक्सर होता है। परफेक्ट रिलेशनशिप। सो सबसे पहले ये देखना कि क्या दोनों वेरिएबल्स आपस में लिंक्ड हैं, एंड इफ दे आर लिंक्ड, what is the degree of association or correlation or friendship or strength between them? यहाँ पे एक फाइन लाइन है। आमतौर पे लिनियरिटी
को लोग लेते हैं और लीनियरिटी होती है स्ट्रेट लाइन रिलेशन में, चाहे स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी। लेकिन एक है इक्वेशन ऑफ लीनियरिटी, और वो इक्वेशन मैथ्स में है y इज इक्वल टू mx प्लस e, और स्टैट्स में वो इक्वेशन है y is equal to alpha plus beta x plus epsilon y. This is the equation of the linearity. ये straight line की equation है। एक पहला है investigation of linearity, whether there exists a linear relationship between the two variables or not. वो relation उससे पहले का step है। एक तो ये है ना कि जब आपको पता चल गया कि दो वेरिएबल्स आपस में लिंक्ड हैं, तो जब आपने कहा कि वो लीनियरली लिंक्ड है, तो अगला ऑब्वियस सवाल ये है कि वो फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करो जिसके तहत वो लीनियरली लिंक्ड है। लेकिन उससे पहले ये देखना कि क्या वो लीनियरली लिंक्ड है भी आपस में या नहीं लिंक्ड है, उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कहते हैं कोरिलेशन। ओ between, relation means relationship. So in order to investigate the degree of linear relationship between the two quantitative continuous normal variables, दो options होते हैं आपके पास। एक visualize करें, कि क्या दो वेरिएबल आपस में लिंक्ड हैं, और ये विजुअलाइजेशन होती है स्कैटर प्लॉट के। स्कैटर प्लॉट, जिस प्लॉट के थ्रू, जिस ग्राफ के थ्रू ये विजुअलाइजेशन होती है उसको कहते हैं स्कैटर प्लॉट। और दूसरा स्कैटर प्लॉट एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, ये हमने पहले यूनिट में पढ़ लिया है कि जो आपके ग्राफ होते हैं ये इनफॉर्मल मेजर्स होते हैं। तो अगर आपने फॉर्मल मेजर लेके आना है तो फिर आपको कोरिलेशन करना है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो उस कोरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए पियर्सन ने इसका आइडिया दिया था जी, दिस इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन। दिस इज द फॉर्मूला। वैसे आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिनी टैब के अंदर ऑप्शन, आप उस ऑप्शन के थ्रू क्लिक करके निकाल लें, but this is the formula. एग्जैक्ट, बेहतरीन, खूबसूरत बात की आपने जी जी। अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखें तो ये क्या कहता है, x की डेविएशन स्लोप उसके मीन से, y की डेविएशन स्लोप उसके मीन से, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करो। यानी कि अगर आपके पास x का कॉलम है और y का कॉलम है, आपके पास x माइनस एक्स बार का कॉलम बन सकता है कि नहीं बन सकता? y माइनस y बार का कॉलम बन सकता है, और x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार का कॉलम भी बन सकता है। इस कॉलम को जमा कर लें, सम का मतलब होता है जमा करें, आपके पास न्यूमरेटर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाए। इस न्यूमरेटर को टेक्निकली क्या कहते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। और अगर आपको x का अलग से वेरिएंस निकालना होता तो आपको सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने थे, पहली हैंड पे डिवाइड करना था। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स है नीचे x के, ठीक है, और ये y के, और फिर स्क्वायर रूट लिया गया है ताकि सेम यूनिट के अंदर आंसर आए। तो न्यूमरेटर में आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स मौजूद है। और फॉर्मूला इस तरीके से, अच्छा फॉर्मूला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसी भी मेजर के साथ अगर स्टैटिस्टिक्स में लिखा हो तो इसका मतलब है वो यूनिट लेस।
उसका यूनिट नहीं है, क्योंकि आपके न्यूमरेटर का यूनिट और आपके डिनोमिनेटर का यूनिट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कोफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रिलेटिव मेजर है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर है। सो नाम ऐसे नहीं रखे जाते रैंडमली, पूरी कमेटी बैठती है। आपसे एक चीज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। चलिए परसेंट पहले आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? फिर ये जो परसेंटाइल डेसाइल्स की समझ आती है, क्वार्टाइल की समझ आती है, परसेंटाइल में परसेंट क्यों बेसिकली 100 इसको भी तकसीम किया है परसेंटाइल परसेंट 100 परसेंटेज की सूरत में दिखा बेसिकली वो 100 के डिफरेंट डेटा को टेक्निकली इस्तेमाल करें परसेंट नहीं एक मिनट का सवाल क्लियर हो जाए। जी जी क्वार्टाइल जिस तरह नोमेनक्लेचर में क्वार्टर से आता है, अब डेसाइल है वो डेटा टेक्निकली बोल रहा है, अभी परसेंटाइल है तो परसेंटेज सही है, तो परसेंटेज से क्या? परसेंट हम 100 की यूज करते हैं, जी जी तो वो 100 की परसेंटेज का मतलब हमेशा 1/100 होता है। नहीं सॉरी, एक सवाल नहीं समझ आ रहा कि आप क्या। अच्छा परसेंटाइल से निकल के हम कोरिलेशन पे आ जाए। किसी भी मेजर के साथ अगर स्टैटिस्टिकल मेजर के साथ कोएफिशिएंट लिखा है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर कि वो रिलेटिव मेजर होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट लेस मेजर। ना सिर्फ ये कि यूनिट लेस मेजर है, बल्कि ये बाउंडेड एस्टीमेट है एंड इट हैज ऑलवेज अ रेंज बिटवीन -1 to +। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होने लगा कि आपने डाटा एंट्री की है, कंप्यूटिंग की है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूजुअली डिनोटेड बाय R। सैंपल काउंटर पार्ट इसका R कहलाता है और इसका पॉपुलेशन वेरिएंट कहलाता है रो, ROW रो। जैसे x बार का पॉपुलेशन काउंटर पार्ट क्या है? मीन का पॉपुलेशन काउंटर पार्ट, सैंपल मीन x बार और पॉपुलेशन मीन v है। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इसी तरह सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R या पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रो है। R का आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान रहेगा। हमेशा कभी ऐसा नहीं होने लगा कि ये बियॉन्ड चला जाए। बाउंडेड में आते हैं, बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड। Zero means no correlation. Departure from zero in either direction increases the severity of the degree of correlation. +1 आंसर आ जाए तो परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 आंसर आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट से क्या मुराद है? 1-on-1 रिलेशनशिप है। x1 y1 के साथ अटैच्ड है, x2 y2 के साथ अटैच्ड है, x3 y3 के साथ अटैच्ड है, यानी कि x की 100% वैल्यूज y की 100% वैल्यू से जब अटैच होगी फिर परफेक्ट कोरिलेशन। सर 1 और -1 में पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, अच्छा ऐसे होती है कोरिलेशन में जब इंटरप्रिटेशन की बात है। पहली चीज होती है साइन, दूसरी चीज होती है मैग्नीट्यूड, और तीसरी चीज होती है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसमें दो पे तो आज बात करेंगे, साइन और मैग्नीट्यूड पे, इस पे अगले लेक्चर। आर के साथ सबसे पहले एक साइन जरूर अटैच हो। अगर साइन पॉजिटिव हो, it indicates direct relationship between the variables.
कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है. This is called direct relationship. Or in other words, if the movement of the variables is in the same direction, positive sign. Negative sign indicates inverse relationship. Movements between the variables is in the opposite direction. If x is increasing, y is decreasing, and vice versa. सबसे पहले आपने साइन इंटरप्रेट करना है. स्टेप 2 पे आपको मैग्नीट्यूड इंटरप्रेट करना चाहिए. The closer to zero, the less is the correlation. Departure from zero in either direction increases the strength of correlation between the variables. इसीलिए आपको मिलेगा weak correlation, moderate correlation, strong correlation, nearly perfect correlation और perfect correlation. ये आपको स्केल्स मिल जाएंगे. डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी बुक्स में कहा हुआ है 0.25 तक जाए तो इसको वीक कोरिलेशन कह सकते हैं. कुछ कहते हैं 0.15 से नीचे हो तो उसको वीक कह लें. 0.25 से 0.5 के दरमियान हो इसको मॉडरेट कह लें. ठीक है, तो ये डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट स्केल्स मिलेंगे. मेरी यहाँ पे एडवाइस ये होती है कि स्केल की गाइडेंस जरूर ले लें, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को जरूर देखना है. स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जैसे एमएस पीएचडी में सी गिरेगा ना, बिल्कुल तसल्ली होने वाली बात है. सी एस प्लस आए यूजुअली इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होती. इसी में इस स्टेज पे जाके पूर्ण सब्जेक्ट को ईजी करना या गैट में आपके 49 मार्क्स आ जाए तो फिर आप खुद ही सेलिब्रेट कर सकते हैं. और सबमिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है 50. सो 49 100 में से आ जाना डज नॉट रिफ्लेक्ट कि आपने 49% मार्क्स. इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट यू फेल. तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस को जरूर देखना चाहिए कि क्या वो जो वैल्यू है बजाय सिग्निफिकेंट है या वो इनसिग्निफिकेंट. ये अभी आपने चूंकि पढ़ी नहीं है तो इस पे ज्यादा बात नहीं हम करते फिलहाल. सो दीज आर द नोट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं. स्मार्ट टिप्स क्या हैं? अच्छा हाँ, और अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि आप फॉर इंस्टेंस आप एक और सीरीज का डाटा ले लेते हैं. नहीं, अभी 4 मिनट रह गए. एनी क्वेश्चन और क्यूरी, क्योंकि फिर वो बीच में रह जाए. एनी क्वेश्चन और क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशन or general idea of coefficient of correlation. So points to remember, if we are dealing with 2 quantitative continuous variables simultaneously, then the first step is to investigate the degree of linear relationship between them. जैसे सिंगल वेरिएबल के केस में आप ये चेक करते हैं कि क्या वो सिमेट्रिक है या उसकी नॉर्मेलिटी है या नहीं है. फिर उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है, so that we can describe the features of our random variable having quantitative continuous nature. इसी तरतीब में अगर आप बाईवेरिएट केस से डील कर रहे हैं और आपने मॉडलिंग करनी है, ये बाय द वे अगर ये आपको समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है. दिस मॉडल इज द बेस ऑफ मशीन लर्निंग. इस मॉडल की नीची ग्रिटीज आपको पता होनी चाहिए. ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ए और ये, और हाउ टू एस्टिमेट दिस मॉडल. अगर ये नहीं पता तो फिर आपको मशीन लर्निंग की क्लिक्स तो आती है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म के बारे में. तो अगर आप मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहला मैयर कोरिलेशन. क्योंकि आपको जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान ये देखना है कि आर दे लिंक्ड विद ईच अदर और नॉट.
क्योंकि मॉडल में इधर एक वेरिएबल होता है, इधर उसके ढेर सारे रिश्तेदार हैं। Are they linked with themselves or in totality are they linked with this one? तो ये लिंकेज सारे का सारा जो है correlation। तरतीब ध्यान से रखनी है प्लीज, अगर घर जाके होमवर्क नहीं करते जो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फिर भी मेरी एडवाइस ये है कि मेरी टाइम पे वर्किंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो ही आगे मॉडल और फिटिंग आनी है तो वहां पे ये फिर कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क राइट नाउ। एलएमएस की भी बुक्स भी सारी उस पर डाल दी हैं, डाटा फाइल्स भी होपफुली कल तक परसों तक लोड हो जाएंगी। सो प्लीज डू योर होमवर्क। जरूरत ही नहीं है आप इधर जाएं शहजाद शौकत के पास, उनसे कहें कि एसपीएसएस और मिनी टैब हमें दे देंगे, 16 या 19 वेरिएंट मिनी टैब का दे देंगे वो आपको, और एसपीएस का 20 या 21 जो है वो वेरिएंट दे देंगे, ये मसला नहीं है जी। चलेंगे सारी उम्र इंशाल्लाह, और ट्रायल्स पे चलते हैं, पैसे बचाए हैं कौम के, थोड़े क्रैक कर लिए, चलेंगे आपके लिए सारी उम्र इंशाल्लाह। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जी जी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएं तो उनके उनसे पहले वाले रूम में जो बैठे होते हैं ना वो शहजाद शौकत, ठीक है वो हमसे, ठीक है। क्योंकि अभी आपने इन पे अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है तो अगले ही लेक्चर में मैंने आपको आर के कोड दे देने फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशन एनालिसिस, तो फिर आपको आर पे स्विच करना है या नहीं करना है ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है जी। आर लैंग्वेज के ऊपर, आर लैंग्वेज के ऊपर स्विचिंग करना, तो ये थोड़ा स्पीडी करना है, इसीलिए तो मैं पहले कह रहा हूँ कि अब थोड़ा स्पीड पकड़नी है। ठीक है, अगले लेक्चर में होपफुली एक मॉक क्विज होगा आपके डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशन में से, सो प्रिपेयर होके आइएगा। ऑल्दो उसकी इवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ये तैयारी करानी है कि क्विज डाटा एनालिसिस में किस तरह का होता है, ठीक है। तो जियो स्पेशल का कैसे होगा, तो वो होगा तो आपको पता चल जाएगा, और इसी तरह का क्विज होगा, तो प्रिपेयर करें। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा तो इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास, सी यू ऑन थर्सडे को